क्षेत्र के बहुत ही जुझारू और लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस विधानसभा के लिए फिर से प्रत्याशी के नाते घोषित उम्मीदवार जो आने वाले समय में फिर से आपके प्रतिनिधि के नाते हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर अपनी आवाज़ रखेंगे, ऐसे हमारे नौजवान साथी भाई राजेश ठाकुर जी हमारे बीच में, हमारे पुराने साथी, हम लगभग 15 वर्ष तक इकट्ठा रहे, पूर्व में विधायक रहे और अपने संगठन में उस वक्त और सरकार में विभिन्न दायित्वों पर भी रहे भाई राकेश कालिया जी हमारी मदद करने के लिए यहाँ बहुत दूर से आए, उत्तर प्रदेश से माननीय विधायक श्री राम प्रताप सिंह जी, पार्टी के हमारे साथी श्री सुशील कालिया जी, मंडल के अध्यक्ष सतपाल जी, और यहाँ मंडल के उपाध्यक्ष के नाते हमारे विश्वजीत जी, शादीलाल जी, पार्टी के हमारे साथी, पंचायतों के सभी चुने हुए प्रधानगण और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, अभी मैं बात सुन रहा था भाई राजेश जी की भी और राकेश जी की भी। ये हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर के जब हम कहते हैं कि देवभूमि की धरती पर इस प्रकार की घटनाएं घटित होने लग जाएं, तो समझ लेना कि बहुत बड़ा आने वाले समय के लिए एक संकट की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हिमाचल अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, हिमाचल अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, संस्कार के लिए जाना जाता है। जब इस प्रकार के लोग सारी व्यवस्था को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको संस्कार से कोई लेना नहीं, संस्कृति से कोई लेना नहीं, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, उसके लिए कुछ भी कर देंगे, तो समझ लेना कि ये देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ चल रही है। मुझे मालूम नहीं, मैं बहुत कम जानता हूं उन लोगों को जिनका जिक्र भाई राकेश जी ने यहां पर किया। हम ये मान करके चल रहे थे कि हमारा मुकाबला इनके साथ होगा, हम इनको हराने की कोशिश करेंगे, ये हमको हराने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक पार्टी में एक व्यवस्था है, पार्टी के हिसाब से हम एक दूसरे के कोई दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ते थे, संघर्ष करते थे। लेकिन दल बल का इतना प्रभाव हो जाएगा ये हमने कभी कल्पना नहीं की थी। जो आरोप लगाए वो हल्के नहीं है, वो बहुत गंभीर है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि उस पार्टी में ये सारी चीजें बहुत आम हैं, रूटीन है। ने कहा कि सौदा हुआ है, अगर सौदा हुआ है तो सिर्फ टिकट का हुआ है। बड़ी गलतफहमी। हम अपने स्वाभिमान और सम्मान की वजह से जीते हैं।
पैसा आता जाता रहेगा, ये प्रलोभन चलते रहेंगे। और मैं आपके बीच में विशेष तौर से ये संदेश देने के लिए आया हूं कि इस प्रकार के ये दौर लंबे नहीं होते, इनका वक्त बहुत छोटा होता है, बहुत थोड़ा होता है। आखिर कब तक सारी व्यवस्था को धनबल के बलबूते अपने अनुकूल करते रहेंगे, अपने लिए करते रहेंगे। इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाह रहा। और उस पार्टी की स्थिति तो ऐसी है, और यही कारण है कि पूरे देश में उस पार्टी की स्थिति ये हो गई आज हम 18 प्रदेशों में हैं और वो मात्र 2 प्रदेशों में है, जिन प्रदेशों में वो है अगर आज भी चुनाव हो जाए तो वहां से भी विदाई हो जाएगी। लेकिन उस पार्टी के लिए ये इस तरह के आरोप लगना ये आम बात है। सारी चीज को लेकर के उनको बहुत परेशानी नहीं होती। लेकिन हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 साल का कार्यकाल देश के प्रधानमंत्री के नाते उन्हें पूरा किया, लेकिन कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता है कि मोदी जी आपके ऊपर यह आरोप है। यहां ये विषय नहीं रह गए हैं। यहां तो पूरे देश भर में एक वातावरण खड़ा हो गया, एक माहौल खड़ा हो गया इस बात के लिए कि हर व्यक्ति, हर प्रदेश मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहता है, मोदी जी के साथ चलना चाहता है। कि भविष्य है तो वहां है, नेतृत्व तो है तो नरेंद्र मोदी जी है, चाहे वो देश का है चाहे वो प्रदेश का। इसलिए जहां हिमाचल प्रदेश में अगर हम सभी विधानसभा क्षेत्र में अब चुनाव के दिनों में जा रहे हैं, आवाज जमीन से आ रही है, ये प्रदेश मोदी जी का प्रदेश है, मोदी जी के साथ चलना चाहिए, दिखना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। इसलिए हम चट्टान की तरह उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का जिक्र किया है कि हिमाचल ये मेरा अपना हिमाचल, अपने घर जैसा है मेरा। क्योंकि हिमाचल में बहुत लंबे समय तक यहां लोगों के बीच में रह करके वक्त गुजारा है। और इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल में नरेंद्र भाई मोदी जी का एक बार नहीं 9 बार प्रधानमंत्री के तौर पर आना हुआ, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए और हिमाचल के विकास को गति देने के लिए। लेकिन फिर भी हमको विचित्र लगता है कई बार, कांग्रेस के कई मित्र हमको कि मोदी जी आए थे लेकिन दिया कुछ नहीं। पता नहीं इनको एहसास तब तक नहीं होता जब तक कुछ जेब में न चला जाए, तब तक के लिए मानते नहीं कुछ दिया है। ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का मतलब हमारे हिमाचल के लिए दिल्ली होता था, आज हमारे लिए एम्स का मतलब बिलासपुर हो गया। पूरे देश भर में वंदे भारत ट्रेन 4 शुरू हुई और 4 में से 1 ट्रेन हिमाचल के ऊना से, और ऊना के भी आपके इस गांव से शुरू। फिर भी उसके बावजूद कहते कि मोदी जी ने क्या किया। पूरे देश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क 3 बनने थे, जहां आने वाले समय में 20,000 नौजवानों के लिए रोजगार मिलेगा, जहां लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। उसका शिलान्यास यहां पर ऊना में आकर के प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बावजूद भी पूछ रहे थे कि मोदी जी ने क्या किया। मेडिकल डिवाइस पार्क 500 करोड़ की लागत से नालागढ़ में दे करके उसका शिलान्यास किया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया।
अटल टनल रोहतांग जिसकी शुरुआत अटल जी ने शुरू की थी, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया और 3,500 करोड़ रुपए की लागत से उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद देश के लिए समर्पित किया। फिर भी पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया। 1981 के बाद कोई प्रधानमंत्री के नाते चंबा के उस सुदूर चंबा के इस इलाके में चौगान में उतरे और वहां 3,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की फेज 3 का शिलान्यास किया, हाइडल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। उसके बावजूद भी पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया। हमने कहा कम से कम भाई भगवान से तो डरो। जो बोलते हो आज आजकल हमारे बीच में आकर के हम गारंटी देते हैं, 10 गारंटी दे दी। मैंने कहा पहले अपनी गारंटी तो ले लो। जिनकी अपनी ही गारंटी नहीं है वो गारंटी देने लगे। कहा तो इन लोगों ने ये था कि हम सत्ता में आएंगे। 2013 में बोला था कि हम जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने बेरोजगारों को भत्ता मिला भाई? अगर वादे की बातें अगर याद करा रहे हो तो याद ये भी करानी पड़ेगी हमको, कितने नौजवानों को हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता मिला। कहा तो वादा यह था कि हम हिमाचल प्रदेश में हम बेरोजगारी को समाप्त करेंगे। तो आज ये बेरोजगारों की बात का जिक्र करने की जरूरत क्या हो गई, जब बेरोजगारी आपने समाप्त ही कर दी थी। कहा था कि महंगाई खत्म कर देंगे। क्या 2013 से 2017 तक सरकार रही तो उसमें खत्म हो गई क्या? गारंटी का मतलब क्या होता है? लेकिन हम आपके बीच में हैं, जो हम कह रहे हैं वो हम करके दिखा दिए। अगर हमने आपके बीच में यह कहा कि हिमाचल प्रदेश में 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए हम पेंशन का प्रावधान करेंगे, हमने गारंटी नहीं दी, हम करके आ चुके हैं और तब जाकर के आपके सामने खड़े होकर के यहां बात कर रहे हैं। वो 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे पेंशन पर, हम 1,300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं पेंशन पर। फिर पूछते हैं कि जयराम ने क्या किया? हमने हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत के साथ साथ में प्रदेश की एक योजना हिमकेयर की शुरुआत की। गरीब लोगों का इलाज किया, 3.5 लाख गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया अभी तक, जो आज से पहले किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं किया था। उसके बावजूद हमसे पूछ रहे हैं। हमने कहा कांग्रेसियों को, भाई तुम भी तो लाभार्थी हो। तो इस पर उनको दौरा पड़ जाता कि हम कैसे लाभार्थी, हमने तो कुछ नहीं लिया। मैंने कहा झूठ मत बोलिए, भगवान को साक्षी मान करके कहिए। बोलते हम हाथ बिल्कुल बोलते हम हाथ खड़े करके बोल रहे हैं साक्षी मान करके, हमने कोई लाभ नहीं लिया। मैंने कहा वैक्सीन की डोज लगी? बोलते हाँ वो लगी। कितनी लगी? मैंने कहा 2 लगी। बोलते नहीं 3 लगी। मैंने कहा 1 डोज कम से कम 500 रुपए की पड़ती है, 5 3 1500 रुपए आपको मोदी जी की ओर से फ्री वैक्सीन आपको दी गई। मैंने कहा पैसे तो नहीं दिए? पैसे तो नहीं दिए। फिर कहने लगे तुम बीजेपी वाले बहुत खराब है, तुम हिसाब किताब रखते। मैंने क्या रखना पड़ेगा भाई। मैंने कहा तुम्हारे घर में पानी का नलका लगा हुआ? बोलता हाँ लगा है, बाथरूम में भी लगा है, रसोई में भी लगा हुआ है, वॉश बेसिन में भी लगा हुआ है। मैंने कहा बिल आ रहा क्या? बोलता बिल तो नहीं आ रहा, पहले आता था अब नहीं आ रहा है। मैंने कहा लाभार्थी है कि नहीं है? बगले जानते हैं। मैं क्या तुम्हारे घर में बिजली का कनेक्शन लगा है ना? बोलते हाँ वो बिजली का कनेक्शन तो लगा है। मैंने कहा कितना किराया आता था पहले? आता था बोलते 500 रुपए, 400 रुपए, 450, कभी 600 रुपए आ जाता था। मैंने कहा अब कितना आता है? बोलता अब तो नहीं आ रहा है। मैंने कहा अब बोलिए ना, लाभार्थी हैं कि नहीं है तुम लोग भी?
मैंने कहा आपके घर में महिलाएं हैं? बोलते हाँ महिला भी है। मैंने कहा उनका आने जाने का किराया आधा हुआ कि नहीं हुआ? बोलता हाँ जी वो तो उनका हुआ, हमारा नहीं हुआ। बोलते मैंने कहा आपका भी करेंगे। अरे इतने सारे लाभ आपको मिले, घर बैठे मिले। किसान सम्मान निधि का पैसा 6,000 रुपए उनके खाते में जा रहा है। फिर भी पूछ रहे, फिर भी बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, जयराम ने कुछ नहीं किया। मैं उन सारी बातों को भी छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं। अपनी पार्टी बोलता हाँ काम तो किया बहुत सारे, लेकिन क्या करना, पार्टी तो अपनी अपनी है। तो मैंने कहा ये बोलो ना, और अपने नेताओं को बोलो जाकर के कि ये सारे काम हमको मोदी जी ने और जयराम ठाकुर ने करके दिए हैं। पानी दे दिया है, बिजली दे दी है, उसके बाद दवाई का इंतजाम हमारा कर दिया है, गैस का कनेक्शन दे दिया है। कहने लगे हम तो अपनी पार्टी में ना इनको बोलते बोलते थक गए, नेताओं को हम बोलते थे कि भाई ऐसे गरीब लोगों के लिए काम करो, जैसे अब आपने कर दिया। अब हम तो बोलने लायक नहीं। मैंने कहा नहीं बोलने लायक है तो घर में बैठो, फिर आराम से बैठो। किस बात को लेकर के वो कहने चाह रहे हैं? आज वो बेरोजगारों की बात कह रहे हैं। कहा कि भर्ती का घोटाला जेल की सलाखों के पीछे हमने डाले हैं। जो भी लोग उसमें शामिल थे, एक एक आदमी जो जेल की सलाखों पे पीछे उठा करके, कोई बिहार से उठा करके लाए, कोई यूपी से उठा करके लाए, हमने एक नहीं छोड़ा। लेकिन कांग्रेस के जमाने में भर्ती हुई थी और उस भर्ती में पेपर लीक हुआ था, और पेपर लीक होने के बाद वो लोग तो खुले घूमते रहे। उनके खिलाफ चार्जशीट हमारी सरकार आने के बाद दर्ज हुई। हमने तो उसी दिन, जिस दिन भर्ती का हमको मालूम पड़ा कि पेपर लीक होने की खबर है, हमने पेपर ही रद्द कर दिया, नए सिरे से पेपर होगा। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं, पेपर रद्द करने के बाद नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर दी है। जो कांस्टेबल लगने थे, 1300 1350 कांस्टेबल हिमाचल प्रदेश में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, ज्वाइन कर दिया। लेकिन मैं सोचता हूं कि इन सारी बातों का जिक्र करने की जरूरत क्या है, जब हमारे सामने मुद्दा सीधा और स्पष्ट है। और मुद्दा है कि हमने नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना है, उनको ताकत देनी है। ये सारी बातें होती रहेंगी, काम आज नहीं होंगे तो कल होंगे, कल नहीं तो परसों हो जाएंगे। लेकिन हिमाचल को नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपना घर माना। ये घर उनको इज्जत देगा, घर उनको सम्मान देगा, घर ताकत देगा, मजबूती देगा। इसके लिए हम सबको काम करना है। यहां कौन आया टिकट लेकर के, कितने पैसे दे करके टिकट लेकर के आया, ये कोई विषय ही नहीं है। ये सारे विषय आने वाले समय में सोचेंगे, जिसका जिक्र यहां पर भाई राकेश जी कर रहे थे। ये सारे आने वाले समय में जांच के विषय बनेंगे। अभी चुनाव का दौर है, पहले इस दौर को हम पूरा करेंगे। उसके बाद आने वाले समय में मैं बदले की भावना से काम करने वाले लोगों में से नहीं हूं। और मैंने हिमाचल प्रदेश में पहले दिन, जिस दिन सरकार बनी, उसी दिन वादा किया था कि हिमाचल की संस्कृति में जो ये बदले की भावना से काम करने की संस्कृति बन गई है, उसको रोकना चाहिए, इस रिवाज को बंद करना चाहिए। और हमने किया है। 5 वर्ष तक हमने कोई बदले की भावना से काम नहीं किया है। ये देवभूमि हिमाचल है, यहां की संस्कृति, यहां के संस्कार के अनुरूप इसी प्रदेश को चलाना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के मामले ध्यान में आएंगे तो उन बातों को लेकर के फिर जरूर विचार करेंगे। मैं आप सबके बीच में कोई लंबी बात कहने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ आपके बीच में सिर्फ अपनी बात यही कहने आया हूं। ये गगरेट विधानसभा का स्वाभिमान का विषय है, ये सम्मान का विषय है। अगर कुछ लोगों को इस प्रकार से ये करने की कोशिश भी करते हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा
कि स्वाभिमान से ऊपर कोई चीज नहीं है, सम्मान से ऊपर कोई चीज नहीं है, उससे समझौता मत करिए, समझौता मत करिए। और मुझे पूरा भरोसा है इस ग्रेट विधानसभा क्षेत्र के हमारे भाई बहन कभी उस पर समझौता नहीं करेंगे। और ऐसे नेतृत्व के साथ हमको चलना चाहिए जहां देश का भविष्य सुरक्षित है। धारा 370 समाप्त हमारी आंखों के सामने हुई। राम मंदिर के निर्माण का कार्य हमारी आंखों के सामने शुरू हुआ। ये सरल नहीं था, ये कठिन था, जटिल था, मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद जब मजबूत नेतृत्व देश को मिला तभी संभव हुआ। इसलिए हमको आज से इस बात को लेकर के चलना चाहिए कि हमारा हिमाचल प्रदेश का भला किसमें है। भला सिर्फ एक ही चीज में है कि डबल इंजन की सरकार, मोदी जी का नेतृत्व, हिमाचल प्रदेश के लिए उनका आशीर्वाद, हमने उनके साथ चलना है। यही बात मुझे लगता है कि नीचे तक, जनमानस तक जानी चाहिए। और मैं इस बात को देख भी रहा हूं पूरे हिमाचल प्रदेश में, जहां भी जा रहा हूं आवाज जमीन से आ रही है, नीचे से आवाज आ रही है, लोग जमीन से बोल रहे हैं कि हमारे हिमाचल के हित के लिए मोदी जी के साथ चलना आवश्यक है। हम मोदी जी के साथ चलेंगे। और इसलिए हमने कहा कि रिवाज बदलने की बात कही है, और रिवाज बदलने की बात का अभिप्राय हमारा यही है। कुछ लोग इसका अर्थ अलग अलग तरह से लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने रिवाज बदलने की बात यह कही है, 5 साल के बाद सरकारें बदल जाती है, लेकिन रिवाज पूरे देश में बदल गया। उत्तर प्रदेश में यही होता था, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी। लेकिन अब की बार योगी जी थे, फिर योगी जी आ गए, रिवाज बदल गया ना। उत्तराखंड में यही होता था जब से उत्तराखंड बना है, लेकिन धामी जी थे, धामी जी फिर आ गए, रिवाज बदला। जब पूरे देश में रिवाज बदल गया तो हम हिमाचल के लोग क्यों न बदले। पूरा देश महसूस कर रहा कि हमको नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चलना है, भला उसमें है और सम्मान भी उसमें है। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं। भाई राजेश ठाकुर जी ने आपके इस विधानसभा क्षेत्र में काम किए हैं, जिक्र कर रहे थे। हमने रास्ते बनाए, हमने पानी की स्कीमें बनाई, हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजों को लेकर के काम किया। मुझे कहा हमने कि गगरेट में एसडीएम का दफ्तर नहीं है, और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद पहला एसडीएम का दफ्तर मैंने आपके इस विधानसभा क्षेत्र के गगरेट में किया। क्योंकि ये गगरेट, मुझे लगा कि ये गगरेट, अपना गगरेट आगे बढ़ना चाहिए। अगर यहां कठिनाई है उसका समाधान होना चाहिए। इसलिए जहां पेयजल योजना देने की बात थी वहां पर पेयजल योजना दी, जहां यहां पर ट्यूबवेल बनाने करने की आवश्यकता थी उसके लिए हमने काम किया। हर तरह से इस क्षेत्र में काम किया। हाँ, फिर भी कह रहे हैं कि कुछ जगह कुछ स्कूल रह गए, कुछ और संस्थान रह गए, उनको करेंगे भाई। और मैं ये कह रहा हूं, गगरेट में यहां बोल रहा हूं मैं, सरकार भाजपा की बनेगी, सिर्फ भाजपा की ही बनेगी। और नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद से जब हिमाचल प्रदेश में सरकार भाजपा की बनेगी, फिर आपके बीच में आएंगे। जो चाहिए होगा, जो करना होगा, वो आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे। ये मेरी ओर से आपसे भी वादा है। हम गांव के रहने वाले, हम जो बात कहते हैं सीधी बात कहते हैं, साफ बात कहते हैं भाई। हम घुमा फिरा करके कहने वाले लोगों में से नहीं है। भाई राकेश जी हमारे साथ वर्षों से हम इकट्ठा विधायक रहे हैं, कभी सत्ता में हम रहे, कभी सत्ता में ये रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हम अच्छे मित्र के नाते हम बहुत सारी कमेटी के टूर में भी इकट्ठा होकर के घूमे। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आपने वहाँ की हकीकत को जाना और उसके बाद आप आज हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। मैं आपका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरह की घटना ये घटित हुई, जिसका जिक्र आपने किया है, ये निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि एक जगह तो उन्होंने हासिल कर ली सफलता,
आपका टिकट काटने की, लेकिन वोट लोगों के हाथ में है, उसको खरीदना इतना सरल नहीं है, मैं कह रहा हूं। इसलिए भाई और बहनों, आप जिम्मेदारी के साथ काम करिए। ये इस विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान का और स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा कर दिया है। इस बार के इस चुनाव में ये परिस्थिति दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। ये संदेश किसी हालत में नहीं जाना चाहिए कि टिकट खरीदा जा सकता है, लोग भी खरीदे जा सकते हैं। ये संदेश नहीं जाना चाहिए, किसी सूरत नहीं जाना चाहिए। संदेश ये जाना चाहिए, तुमने एक जगह खरीद फरोख्त कर दी, लेकिन लोग बिकने वाले नहीं हैं, हम स्वाभिमान और सम्मान के साथ खड़े होने वाले लोगों में से हैं। ये संदेश इस विधानसभा क्षेत्र से जाएगा। अगर इस विधानसभा क्षेत्र से ये संदेश जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आने वाले समय में हिमाचल की राजनीति में इस प्रकार के लोग प्रवेश करने की जरूरत नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।